देखिए, पिछले लगभग एक सप्ताह से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध हो रहे हैं, जिसमें कई लोग जान गंवा चुके हैं। मैं बता दूं, अभी तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होने का मेन वजह क्या है, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि अभी का वहाँ वर्तमान स्थिति क्या है। क्या यह युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन सकता है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इजरायल या फिलिस्तीन विश्व में मौजूद कहाँ पर है। देखिए, यह विश्व का मैप है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंडिया है, और इंडिया से करीब 4500 किलोमीटर दूर ये दोनों देश पड़ते हैं। कौन कौन देश? फिलिस्तीन और इजरायल। देखिए, यहाँ पर ये जो पट्टी के समान आपको दिखाई दे रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पर 4500 किलोमीटर जो दूर है इंडिया से, यहीं पर इजरायल और फिलिस्तीन है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर चित्रित किया है, देख सकते हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन वाला भाग दिख रहा है वो फिलिस्तीन है, और ये जो व्हाइट व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं आप, वो पूरा इजरायल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो देश किस तरह से है। यहाँ पर फिलिस्तीन जो है वो टुकड़ों में है, 1 2 3 4 50-60 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें एक गाजा पट्टी भी शामिल है। ये भी फिलिस्तीन का ही भाग है, बाकी बात सब क्या है? इजरायल है। एकदम अजीब सा लगता है। इस तरह से अगर देश रहेगा टुकड़ा टुकड़ा में, ठीक है, हर जगह आप यहाँ से 100 किलोमीटर गए, पहुंच गए फिलिस्तीन, फिलिस्तीन से फिर 100 किलोमीटर आगे गए तो पहुंच गए इजरायल। इस तरह करके यहाँ पर आकृति अभी का आकृति बता रहे हैं, हालांकि इसके पहले कुछ और था, ठीक है। और यहाँ का जो पूरा एरिया है, फिलिस्तीन और इजरायल दोनों को मिला देंगे तो इसका एरिया लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर आपको तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर इजरायल का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, ठीक है, किसके मुकाबले? फिलिस्तीन के मुकाबले। फिलिस्तीन का एक भाग गाजा पट्टी भी है, जहाँ पर एक आतंकी संगठन भी रहता है, हमास नाम का, क्लियर। और यहाँ पर टोटल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के करीब है, 94-95 लाख। देखिए, यदि आपको इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध के कारण को समझना है तो फिर आपको इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हम तो बता ही चुके हैं कि ऐसा आकृति वाला क्या है, इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देश एक ही में मौजूद हैं। अगर हम 1946 की बात करें तो उस समय ब्रिटिश शासन था, इसके पहले भी था और इस समय भी था। तो ब्रिटिश शासन जिस समय था उस समय ये पूरा एरिया एक्चुअली फिलिस्तीन ही था, यानी मुस्लिमों का ही था। लेकिन यहाँ पर कुछ ही इजराइल, जो वाइट आप भाग देख रहे हैं, कुछ ही इजरायली लोग यानी कि यहूदी लोग रहा करते थे। कब? ब्रिटिश शासन के दौरान। हम बता दें आपको, 1940 के दशक में हिटलर का उदय हुआ था जर्मनी में, और जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का संहार करने लगा, तो वहाँ से बहुत सारे यहूदी भागने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जर्मनी है, यहीं पर हिटलर का उदय हुआ था। तो जब यहाँ पर संहार होने लगा तो बहुत सारे यहूदी इधर अमेरिका की तरफ जाने लगे या फिर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जाने लगे, लेकिन बहुत सारे देश मना कर दिया। तो फिर इसी समय यहाँ पर फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, जो भी यहूदी लोग थे यहाँ पर उन लोगों ने शरण उन लोगों को दे दिया। तो बहुत सारे यहूदी यानी जर्मनी की तरफ से भाग कर यहाँ पर इस जगह पर आने लगे। कहाँ पर? फिलिस्तीनी पर। तो उस समय इतना ही सा एरिया था, खरीद वगैरह करके किसी तरह से यहाँ पर बसेरा कर लिए थे। उसके बाद में जब यहाँ पर भाई यहूदी लोग थे, थोड़ा ज़्यादा उन लोग को दिमाग था, बहुत तेज तरार आदमी थे, जर्मनी के थे, उन लोगों ने युद्ध किया था, बहुत बार किया था युद्ध, उन लोगों को पता है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उन लोगों ने धीरे धीरे ज़्यादा इस पर दबाव, यानी कि धीरे धीरे अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ाने लगे इस एरिया में, ठीक है। तो हुआ क्या, यही ब्रिटिश शासन जो है 1948 में इजरायल और फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। लेकिन बंटवारा के समय इजरायल को मिल गया 55% इजरायल हो गया। देख सकते हैं जो ये व्हाइट भाग है ये पूरा इजरायल है। शुरू में कितना छोटा था, देखिए 1948 में, यानी 2 साल के बाद कितना हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रीन भाग आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन है, और ये वाला क्या है? गाजा पट्टी है। और यहाँ पर जो रेड वाला जो भाग देख रहे हैं, एक्चुअली यह एक यरूशलेम है, जो पहले यहाँ की राजधानी थी। अब ये जो यरूशलेम है, अब यहाँ पर तो एक तनाव बढ़ गया था कि भाई ये जो यरूशलेम है ये फिलिस्तीन का भाग रहेगा या फिर इजराइल का भाग रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था, इसीलिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने क्या किया, इस यरूशलेम को अपने अधीन में कर लिया। चलिए, अब तो यहाँ पर बंटवारा हो गया, यानी इजराइल को मिल गया 55%, फिलिस्तीनी को मिल गया 45%। ओके, अब ये जो थोड़ा सा यरूशलेम था वो यूएनओ के हाथ में चला गया। उसके बाद में 1948 के बाद में भी
कई युद्ध इजराइल ने किए, बहुत सारे युद्ध होता रहा, इजराइल फिलिस्तीनी के बीच बहुत सारा युद्ध होता रहा और इजराइल की हमेशा जीत होती रही। और अभी का स्थिति ये हो गया है, यानी कि ये जो आप ग्रीन ग्रीन वाला जो भाग देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का है और जो वाइट वाला जो भाग है वो पूरा इजराइल का हो गया। मतलब कि जस्ट उसके उल्टा, यहाँ पर शुरू में इजराइल एकदम छोटा सा था और फिलिस्तीन बहुत बड़ा था। अब यहाँ पर फिलिस्तीन एकदम छोटा हो गया है और इजराइल बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ पर ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर हमास नाम का एक आतंकी संगठन है, यानी जो इजराइल है वो इजराइल यहाँ पर गाजा पट्टी में हमास को आतंकी संगठन मानता है। एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पर जो यरूशलेम है, यरूशलेम यहाँ पर 3 धर्म के यहाँ पर धर्मस्थल हैं। किसका किसका? यहूदी का, एक फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन मतलब मुसलमानों का, तथा ईसाइयों का क्या है? धर्मस्थल है। देखिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो यरूशलेम में एक जो जगह है शेख जर्राह, वहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। अब इसी मस्जिद में मुस्लिम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और यरूशलेम में यानी कि शेख जर्राह में वहाँ पर फिलिस्तीनियों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन समस्या उत्पन्न इसलिए हो गई यहाँ वहाँ पर क्योंकि यहूदी लोग का मानना है कि भाई जो इजराइल लोग यहाँ पर बसे हैं, जिन्होंने बसाया था सुलेमान, हजरत सुलेमान ने, तो यहीं पर यानी शेख जर्राह में, यानी कि जहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है वहीं पर सुलेमान यानी हजरत सुलेमान का जन्म हुआ था। ये कहना है यहूदियों का, यानी कि यहूदियों का कुल मिलाकर कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद वहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए ये बात हो गया। अब ईसाई का धार्मिक स्थल क्यों है? ईसाइयों का मानना है या फिर ये हकीकत भी है कि यहीं पर हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। जो आप देखते हैं ऐसे करके जो यहाँ पर कांटी ठोका हुआ रहता है, ईसा मसीह को देखे होंगे, तो यहीं पर चढ़ाया गया था सूली पर। यह कहना है ईसाइयों का। तो 3 तरह के धर्म स्थल हो गए, यहूदियों के लिए भी, फिलिस्तीनियों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। लेकिन भाई यहूदी लोग यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व बना लिए हैं। आप तो आकृति से देख ही सकते हैं कि भाई थोड़ा मोड़ा बचा खुचा है फिलिस्तीनी, बाकी बात तो सब पूरा इजराइल ही है। इसीलिए यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ से मतलब कि शेख जर्राह मतलब कि यरूशलेम से वहाँ पर मुस्लिम लोग ना रहे, वहाँ से भाग जाएं। और इजराइल का जो कोर्ट है ये आदेश दे दिया है कि शेख जर्राह से यानी कि जहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है वहाँ से मुस्लिम लोग भाग जाए, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएं। यही मेन वजह हो गया लड़ाई का, क्योंकि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। विरोध प्रदर्शन होने की वजह से इजराइल के लोग, देखिए इजराइल जो है पूरा इधर उधर पूरा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं वाइट जो जगह है पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ कुछ समूह है भाई, बहुत सारा घर होगा, एक शहर जैसा होगा, वही फिलिस्तीनी है कुल मिलाकर, है कि नहीं? तो इजराइल जो है अल-अक्सा मस्जिद के आसपास बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए, बहुत सारे दंगा होने लगा, दंगा फसाद होने लगा। फिर ये जो गाजा पट्टी है, ये जो गाजा पट्टी जहाँ पर हमास नाम का एक आतंकी संगठन है वो हमला करना प्रारंभ कर दिया, यानी रॉकेट छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और मेन वजह क्या था? यही शेख जर्राह जहां पर मौजूद था अल-अक्सा मस्जिद। यहूदियों का चाह था कि अल-अक्सा मस्जिद वहां पर नहीं है, वहां पर हजरत सुलेमान का जन्म स्थान है, ये हम लोग का धार्मिक स्थान है। यही मेन लड़ाई था और ये लड़ाई बहुत दिनों से चलता आ रहा है। देखिए ये जो गाजा पट्टी देख रहे हैं आप, यहीं से हमास नाम का जो आतंकी संगठन है इजराइल पर हमला कर रहा है। अब हमला कर रहा है तो आयरन डोम नाम का एक हथियार है इजराइल के पास, जिसके वजह से इजराइल ज़्यादा उतना क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तक लगभग 2000 से भी ज़्यादा रॉकेट गाजा पट्टी के द्वारा दागे जा चुके हैं। मैं बताऊंगा कि आयरन डोम क्या है, किस तरह से रॉकेट को वहां पर ब्लास्ट कर देता है, ऊपर में ही खत्म कर देता है, चूर्ण कर देता है। अभी बताएंगे आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पर अभी ये जो अभी मौजूदा हालात है, जो अभी चल रहा था लगभग कल या परसों जो हुआ है, यहाँ पर शनिवार के शाम 7 बजे लगभग 12 मंजिला में कई तरह के ऑफिस थे, उसको एकदम तहस नहस कर दिया गया। किसके द्वारा? आईएफडी के द्वारा। आईएफडी मतलब इजराइल फोर्स डिफेंस के द्वारा, आईएफडी के द्वारा पूरा 12 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। गाजा टावर उसमें शामिल था, गाजा टावर भी चला गया, जिसमें देखिए गाजा टावर जो है यहाँ पर बहुत सारे होंगे। देखिए यहाँ पर जो ये प्लेन है आप देख सकते हैं, एयर स्ट्राइक किया गया था इजराइल के द्वारा, एयर स्ट्राइक से ही ये जो गाजा टावर है उड़ा दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कनेक्टिंग होगी, है कि नहीं? गाजा टावर है एक प्रकार का भाई, तो बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, तो इसी चीज़ को उड़ा दिया गया। आप देख सकते हैं यहूदी और फिलिस्तीनी के बीच दंगे हो रहे हैं। बात सही, दंगा तो होगा। दंगा होने का मेन वजह क्या है? शेख जर्राह जहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है वहीं पर दंगा हो रहा है। किसके किसके बीच?
फिलिस्तीनी और यहूदी के बीच। अभी हम बात कर रहे थे आयरन डोम के विषय में। आयरन डोम क्या है? देखिए, जब फिलिस्तीनी से यानी ये जो गाजा पट्टी जो है, गाजा पट्टी से जब इजराइल पर हमला किया जा रहा था तो लगभग एक बार में 100 रॉकेट 200 रॉकेट दागे जा रहे हैं। किस पर? इजराइल पर। लेकिन इजराइल पास क्या है? एक आयरन डोम का नाम एक हथियार है। देखिए आयरन डोम किस तरह से काम करता है और रॉकेट से बच जाता है। देखिए यहाँ पर हमास के रॉकेट लॉन्चर, यानी हमास में यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। देखिए रॉकेट जा रहा है, यहाँ पर गया। अब देखिए ये सिस्टम जो है ये है एक्चुअली इजराइल के पास। अब इजराइल के पास क्या है? एक 3 तरह के सिस्टम है उसमें। जो आयरन डोम है उसमें 3 तरह के सिस्टम है। पहला सिस्टम का काम है आयरन डोम का रडार सिस्टम। यह एक प्रकार का रडार सिस्टम है जो गति तथा दिशा डिटेक्ट करता है, पता करता है। मतलब जो रॉकेट आ रहा है उसका गति क्या है और दिशा क्या है। क्लियर? ये पहला सिस्टम का काम हुआ। दूसरा सिस्टम का काम क्या है? रॉकेट कहां गिरेगा वो बताता है। ये दूसरा सिस्टम का काम है कि रॉकेट कहां पर गिरेगा, कौन से शहर में पर गिरेगा, कौन जगह में गिरेगा। ठीक है, ये बताता है ये दूसरा सिस्टम। और तीसरा सिस्टम क्या करता है? हवा में रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। जैसे ही बताता है कि भाई वहां पर गिरने वाला है और ये पहला सिस्टम बता रहा है कि भाई उसका गति और दिशा क्या है, तो उसके अनुसार यहां से आयरन डोम छोड़ा जाता है और यहाँ पर ये जो रॉकेट है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। यहीं पर आग बन जाता है। तो फिर नीचे केवल खोखला गिरता है कि नहीं, राख वगैरह रहता है वो गिरता है, बस। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इजराइल जो है बहुत ही शक्तिशाली एक प्रकार का देश है, बहुत ही शक्तिशाली देश है। उसके पास एयरफोर्स है, एयर स्ट्राइक के द्वारा चाहेगा तो भाई इतना छोटा छोटा तो शहर ही है, उड़ा देगा, ब्लास्ट कर देगा। चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इजराइल के हाथों में है। उसके सामने गाजा पट्टी, फिलिस्तीन के जितने भी क्षेत्र हैं वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन भाई युद्ध हो रहा है तो युद्ध का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ छोटा सा मामला था वही मस्जिद का, जिसके वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। गाजा पट्टी रॉकेट छोड़ना प्रारंभ किया। अब रॉकेट छोड़ेगा भाई तो अपने प्रतिरक्षा के लिए इजराइल भी तो छोड़ेगा। कोई भी देश है, अगर किसी देश पर हमला किया जाता है तो फिर वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो भी हमला करेगा। और हमेशा से इजराइल जो है फिलिस्तीन पर भारी रहा है। इसीलिए देख रहे हैं आप, ये वर्तमान स्थिति को देखकर पता चल ही जाता है कि किस तरह से फिलिस्तीन को चित्र बितिर कर दिया है कि नहीं। देखिए ये दोनों देशों के बीच हमेशा से लड़ाई होते रहा है और हमेशा इजराइल का जीत होते रहा है। मतलब कि मौत जो है इजराइल के लोगों की कम होती है और जबकि फिलिस्तीन लोगों की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन धीरे धीरे डर डर के इतना अच्छा हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से फिलिस्तीन भाई एक प्रकार का मुस्लिम देश है। तो जितने भी मुस्लिम देश है, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सब जो वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो गलत कर रहा है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा है। और आज संडे है, आज ही यूएनओ की बैठक है, यानी यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र है, उसकी आज बैठक है। कुछ भी फैसला यहाँ के विषय में लिया जा सकता है। हालांकि इसके पहले ये जो यरूशलेम है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यरूशलेम के बगल में एक यहाँ पर जॉर्डन नाम का एक देश है, उसी को दिया गया था हाथ में कि भाई आप ही इसको संभालिए। लेकिन भाई संभल नहीं रहा है। इजराइल जो है अपने आप को शक्तिशाली है भाई, तो कुछ भी कर सकता है। सब देशों को अपने शक्तिशाली के जरिए अपने अंदर ले लेता है कि नहीं। देखिए इजराइल को मुख्य रूप से अमेरिका साथ दे रहा है। वह जेट प्लेन यानी एयर स्ट्राइक करने वाला जो प्लेन होता है वो एक सऊदी अरब में बैठा चुका है। अब सोचिए अगर क्या बोलते हैं अमेरिका और इजराइल या फिर और भी देश हैं एक साथ हो जाएंगे और साथ में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं एक साथ हो जाएंगे तो विश्व युद्ध का तो कारण बन सकता है। लेकिन देखिए यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है अगर तुरंत एक्साइटेड स्टेट में अगर कदम उठाती तो बहुत अच्छी बात है। अगर कदम नहीं उठाएगी और इस तरह से युद्ध होते रहेगा तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं नहीं मानेंगे, है कि नहीं। और फिर इजराइल पर दबाव बढ़ जाएगा। इजराइल पर जैसे ही दबाव बनेगा तो इजराइल के जो अपना सहयोगी देश हैं उन लोग से सहयोग मांगेगा, फिर तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। तो देखिए तृतीय युद्ध तो एक न एक दिन होना है, ये तो तय है, चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि कोई भी देश है अपना आत्मरक्षा के लिए या फिर अपना क्या बोलते हैं बड़ेपन के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है। लेकिन खैर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बार उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध होने से रोक लिया है। और मुझे लगता है कि सफल हमेशा के लिए रहेंगे और ऐसा कभी ना हो कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दबा ही रह जाए।
क्योंकि बहुत बार देखिए यहाँ पर अभी लड़ाई हो रहा है, यहाँ पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तुरंत नहीं लिया जा रहा है। अगर नहीं लिया जाएगा तो बाद में बहुत बड़ा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अगर क्षति ज़्यादा होगा तो अपनी क्षति को पूर्ति करने के लिए बदला लेता है कोई भी देश, है कि नहीं, बदला लेगा, स्वाभाविक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारा आपको कंडीशन प्रक्रिया समझ में आ गया होगा कि भाई लड़ाई किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अब रह गई भारत की बात, तो भारत इजराइल का साथ देगा या फिर फिलिस्तीन का साथ देगा, ये आप ही कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।